गुड मॉर्निंग ऑल। लोटका वोल्टेरा इक्वेशन, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो लोटका और वोल्टेरा, ये बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है। अल्फ्रेड लोटका और विक्टोरा वोल्टेरा, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने अलग अलग अपना काम किया और दोनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग जगह कर रहे थे, और दोनों का एक ही रिजल्ट आया। और इसीलिए इन दोनों का जो रिजल्ट था उसको एक साथ कंपाइल करके और एक लॉ बनाया गया, और उसी को नाम दिया गया लोटका वोल्टेरा मॉडल। ये काम क्या कर रहे थे? ये बेसिकली दो स्पीसीज के कंपटीशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे बेसिकली। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया वो हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन की ग्रोथ से रिलेटेड जो कर्व था वो हमें पहले पता होना चाहिए। लोटका वोल्टेरा मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है? ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो आपको तुरंत मिलते जाएंगे। बेल आइकन जो है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, तो हम लोटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में बात करते हैं, और ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। CSIR नेट के एग्जाम में इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। हमेशा मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन या तो बी पार्ट या सी पार्ट में इस पर डेफिनेटली हमें मिल ही जाता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में टिपिकल है, इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, हम उतनी ही बात करेंगे जितने नेट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, और वो क्वेश्चन आराम से हमसे सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं कुछ, उनको हमें देखना है बस। ठीक है, तो लोटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता तो हो कि इन्होंने बात की थी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, कि दो स्पीसीज हैं, वो दो स्पीसीज जब साथ में रहती हैं, दो स्पीसीज हैं वो साथ में रहती हैं, और जब वो साथ में रहते हैं तो वो एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट करती है, उसको उस पर इफेक्ट डालती है बेसिकली। तो वन पॉपुलेशन या स्पीसीज वन पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय स्पीसीज टू, जब वो साथ में रहती हैं तो ये किस तरह से एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं, इसके बारे में ये लोटका वोल्टेरा मॉडल जो है ये हमें बताता है। अच्छा, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन हमें पहले पता तो हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये कौन कौन सी होती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक इक्वेशन थी, उसी इक्वेशन के आधार पर इन्होंने अपनी कैलकुलेशन की, लोटका और वोल्टेरा ने। अल्फ्रेड लोटका और इटालियन जो साइंटिस्ट हैं विक्टोरा वोल्टेरा, इन्होंने अपने काम किए पॉपुलेशन ग्रोथ वाली जो इक्वेशन थी उसके आधार पर। तो सबसे पहले बात करें वो इक्वेशन थी कौन सी, तो एक बार पहले उस इक्वेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वो इक्वेशन बेसिकली क्या थी? वो इक्वेशन जो थी वो इक्वेशन बेसिकली यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन थी कि dn अपॉन dt इक्वल्स टू Rn। एक तो ये इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ पर dn इक्वल्स टू dt, dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ब्रैकेट में ये भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एन अपॉन के, ये भी लिख सकता हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, या फिर ये लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन जो है, ये dn अपॉन dt क्या है? ये बेसिकली एक पर्टिकुलर यूनिट, कोई टाइम है, उस टाइम के अंदर होने वाले पॉपुलेशन चेंज जो है उसको ये शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, उसको ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन और dn अपॉन dt इक्वल्स टू आर एन, और फिर यहाँ पर एक शब्द आया k, ये क्या है? थोड़ा सा पहले इस इक्वेशन के बारे में बेसिक हमें जानकारी होनी जरूरी है, ताकि हम लोटका और वोल्टेरा इक्वेशन जो है उसको आराम से समझ पाएं। तो उसके लिए एक बार अपन देख लेते हैं फटाफट कि ये इक्वेशन क्या क्या है। ये जो इक्वेशन मैंने लेफ्ट साइड में लिखी है यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन तो बेसिकली है, ये वाली इक्वेशन बेसिकली किसके लिए? ये वाली इक्वेशन तो है
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि अगर मैं ग्राफ जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है वो अगर इस तरह से आता है, यानी ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, तो इस तरह का जो ग्राफ है जो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहे, वो ग्राफ बेसिकली क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल कर्व कहलाता है। यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, कोई मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर नहीं आ रही कि पॉपुलेशन यहाँ पर आकर रुक जाएगी। ये तब देखने को मिलता है जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और इनिशियल स्टेज पर कोई स्पीसीज जो है वो ग्रो करना शुरू करती है। दूसरी तरफ हम बात करें, जो ये लेफ्ट वाला कर्व है, ये लेफ्ट वाला कर्व बेसिकली हमें क्या बता रहा है? इस कर्व के अंदर हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, राइट वाली इक्वेशन जो है dn/dt इक्वल्स टू rn, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें एक इस तरह का कर्व देखने को मिलता है, सिग्मोइडल। इस कर्व में जो यहाँ पर ये पॉपुलेशन है, ये एक मैक्सिमम लेवल पर आकर बेसिकली यहाँ पर जो है रुक जाती है। यहाँ पर मैं मानता हूँ एक टाइम, तो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है और एक मैक्सिमम लेवल पर आकर ये जो है स्टेबल हो गई है पॉपुलेशन, यानी कि n जो है वो स्टेबल हो गया है, एक मैक्सिमम लेवल तक आकर n जो है वो स्टेबल हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कि ये जो n है जो स्टेबल हो गया है यहाँ पर आकर, इसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर अपन देखें इस ग्राफ के अंदर कि ये ग्राफ जो है यहाँ पर ये मैक्सिमम पर आकर पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। अब यहाँ पर अपन बात करें कि अब पॉपुलेशन जो है वो आगे बढ़ नहीं रही है और पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ रेट जो है वो यहाँ पर क्या हो गई है? dn/dt अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या आएगा? 0 आएगा यहाँ पर, यानी कि ये जो मैक्सिमम लेवल पर पॉपुलेशन पहुँच गई है, यहाँ पर अगर मैं dn/dt निकालता हूँ तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि n में चेंज होना बंद हो गया है। और इसी को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो रिसोर्सेज जब लिमिटेड है, डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर ग्रोथ कर्व जो है वो सिग्मोइडल आता है। मैक्सिमम जो पॉपुलेशन का लेवल है, जहाँ तक पॉपुलेशन मैक्सिमम ग्रोथ करती है और उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, उसको कहा जाता है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि उसको K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी इक्वेशन को हम काम में लेंगे लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल है उसमें। अपन जब बात करेंगे तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल के अंदर बात करते हुए इसी इक्वेशन को काम में लिया जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे काम में लेंगे उसके ऊपर अपन बात करते हैं बेसिकली, कि इक्वेशन जो है वो हमारे किस तरह से काम में आने वाली है, उसके ऊपर आते हैं अपन। तो अब हम यहाँ पर बात करें कि लोटका और वोल्टेरा मॉडल जो है वो बेसिकली दो स्पीसीज़ के बारे में बात करता है। एक स्पीसीज़ को मैं मान लेता हूँ स्पीसीज़ ए और दूसरी स्पीसीज़ को मैं मान लेता हूँ स्पीसीज़ बी। ठीक है, एक स्पीसीज़ को मैं मान लेता हूँ स्पीसीज़ ए और दूसरी को मैं मान लेता हूँ स्पीसीज़ बी। इन दो स्पीसीज़ के बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। तो एक स्पीसीज़ को अपन ने मान लिया स्पीसीज़ ए और दूसरी को अपन ने मान लिया स्पीसीज़ बी। स्पीसीज़ ए के लिए, क्योंकि अब एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, दोनों साथ में हैं, इसका मतलब दोनों जो है मैक्सिमम लेवल तक ग्रो नहीं कर पाएंगी, यानी कि इनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। और जब ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी तो इसका मतलब इक्वेशन यहाँ पर कौन सी लागू होगी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए? dn/dt, यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में होने वाला चेंज जो है पॉपुलेशन में, वो dn/dt वो क्या हो जाएगा? dn/dt इक्वल्स टू rn। r क्या है यहाँ पर? इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ का पार्ट है। लोटका-वोल्टेरा में हम इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे, हम सिर्फ लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन पर अब थोड़ा सा डेप्थ में जाने वाले हैं। तो ये बेसिक जो है ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जो इक्वेशन है वो कौन सी इक्वेशन होगी? dn/dt इक्वल्स टू, अच्छा स्पीसीज ए लेके चल रहा हूँ मैं, तो स्पीसीज ए को मैं इस तरह से लिख दूँ dn/dt, या स्पीसीज 1 मान लो इसको, और
दूसरी वाली जो स्पीसीज, इसको हम मान लेते हैं स्पीसीज 2। तो यहाँ पर अपन बात करें कि स्पीसीज 1 के लिए बात करूं तो dn1 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1, ये R क्या है, इंट्रिंसिक रेट, बर्थ माइनस डेथ पर कैपिटा, और N1 ये इस पॉपुलेशन है इसकी, स्पीसीज A की या स्पीसीज 1 की, और क्योंकि ये डेंसिटी डिपेंडेंट ग्रोथ हो गई यहाँ पर, अब रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी को शो किया जाएगा, यानी कि K1 हो जाएगा माइनस N1 अपॉन K1। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर दो स्पीसीज एक साथ ग्रो कर रही हैं, इसका मतलब स्पीसीज 2 जो है, ये स्पीसीज 2 स्पीसीज 1 की ग्रोथ पर कोई ना कोई प्रभाव तो डेफिनेटली डालेगी ही डालेगी। और जब ये स्पीसीज 2 स्पीसीज 1 की ग्रोथ पर कोई प्रभाव डालेगी, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम K-N1 कर रहे हैं, ये इसकी N1 की जो पॉपुलेशन है वो कितनी अफेक्ट हो रही है, यानी कि स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन स्पीसीज 2 के द्वारा कितनी अफेक्टेड हो रही है, उसको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से इन्होंने लॉटका और वोल्टेरा ने इसको इंक्लूड किया। ये एक इक्वेशन बनी यहाँ पर इनकी ग्रोथ से रिलेटेड। स्पीसीज 1 की ग्रोथ के लिए ओवरऑल जो इक्वेशन है वो ये वाली आएगी, dn1, क्योंकि स्पीसीज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, अपॉन dt इक्वल्स टू Rn N1, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर किससे किया, मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पर K1 क्या है, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रहा है, माइनस N1। अच्छा, अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, K1 माइनस और फिर ब्रैकेट में डाल दूँ N1 प्लस अल्फा N2। ये इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जा सकती है, एक ही बात है। अच्छा, इसी तरह से अब अगर मुझे स्पीसीज 2 के लिए लिखना हो तो स्पीसीज 2 के लिए मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, dn2 अपॉन dt इक्वल्स टू R2 N2। R बेसिकली इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है स्पीसीज 2 के लिए, N2 स्पीसीज 2 के जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पर वही होगा, K माइनस N अपॉन K, तो यहाँ पर K क्या हो जाएगा, K2 माइनस N2 होगा, लेकिन N2 स्पीसीज 1 के द्वारा, यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स स्पीसीज 1 के द्वारा जो अफेक्टेड हो रहे हैं, कितना उनमें डिफरेंसेस आएंगे वो हम एक फैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में क्या है ये चीज़। एक बार पहले इक्वेशन लिख लेते हैं अपन। ये दूसरी स्पीसीज 2 के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ की इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन हमारी 1 मान लेते हैं अपन इसको, ये इक्वेशन हमारी 2 मान लेते हैं अपन इसको। तो दो इक्वेशन हो गई हमारी, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 अपन को क्या बता रही है, dn1 अपॉन dt इक्वल्स टू R1 N1, ब्रैकेट में हमने डाला है K माइनस N अपॉन K, तो K यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1। K1 क्या है, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी माइनस अपन करते हैं N, इसमें से कैरिंग कैपेसिटी जो है माइनस अपन ने किया N डिवाइडेड बाय K। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा और बीटा है कॉम्पिटिशन कॉफिशिएंट। अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्पिटिशन कॉफिशिएंट। और ये जो इक्वेशन अब हमने यहाँ पर लिखी हुई है सामने, ये इक्वेशन अब है लॉटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। दो स्पीसीज हैं, उनके बीच में कंपटीशन से रिलेटेड जो इक्वेशन लॉटका वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग प्रपोज की गई थी, ये वो इक्वेशन अब हमारे सामने लिखी हुई है।
ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन नेट के एग्जाम में पिछले 10 सालों में आए हुए हैं। पिछले 10 सालों में क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं बताऊंगा, और उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बस आराम से अंत तक बने रहें वीडियो के अंदर। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब पहले थोड़ा सा जनरल अपन बात करते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल के अंदर, उसके बाद अपन डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब थोड़ा सा इस तरह से सोचो कि दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं, दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, लोटका वोल्टेरा मॉडल से हट के थोड़ा सा हम सोचते हैं कि दो ग्रुप हैं, वो एक जगह पर रहते हैं, उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, उन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। ठीक है, दो ग्रुप हैं, दो समूह हैं, वो आपस में एक जगह रहते हैं, उन दोनों में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं वो दोनों। ठीक है, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। अब क्या होगा कि जिस ग्रुप में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे उसके जीतने का चांस तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होगा। द ग्रुप विच हैज़ मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैव मोर चांस टू विन, और जो जीत जाएगा वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। बस यही है लोटका वोल्टेरा इक्वेशन के बारे में अपन जो बात कर रहे हैं, बस यही चीज़ वो एक्सप्लेन करने वाली है कि दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो एक जगह रहते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की जगह हम बात करते हैं दो स्पीसीज। एक स्पीसीज का नाम है स्पीसीज 1, दूसरी स्पीसीज का नाम है स्पीसीज 2। दो स्पीसीज एक साथ रहती हैं। अब उन दोनों में लड़ाइयाँ होती है, तो जो स्पीसीज ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उसके जीतने के चांस ज़्यादा हैं। जो बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करती है उसके जीतने का चांस ज़्यादा है। जो बेटर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है उसके जीतने का चांस ज़्यादा है, और जो जीत जाएगी वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगी, वहाँ से ग्रुप से वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगी। यही चीज़ अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये मान के चलो कि या इसका मतलब जिसका नंबर ज़्यादा हो जाए, इनिशियली मान लो दोनों के नंबर बराबर हैं, दोनों के नंबर इंक्रीज होने शुरू हुए। जिसने पहले अपनी कैरिंग कैपेसिटी अचीव कर ली वो दूसरे को क्या कैरिंग कैपेसिटी अचीव करने देगी? नहीं, वो उसको ख़त्म कर देगी। यहाँ पर ये कब होगा? जब दो स्पीसीज हैं, दोनों की कैरिंग कैपेसिटी बराबर है, दोनों की कैरिंग कैपेसिटी बराबर है। उस परिस्थिति में जो स्पीसीज पहले अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगी, मैक्सिमम पॉपुलेशन लेवल तक पहुंच जाएगी, वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगी और इस कंपटीशन में जीत जाएगी। ये तो तब है जब दोनों का कैरिंग कैपेसिटी बराबर है। अच्छा, अब थोड़ा सा हट के सोचते हैं। एक स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी कम है, दूसरी स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। उस परिस्थिति में क्या होगा? एक की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, दूसरी की कैरिंग कैपेसिटी कम है। इस परिस्थिति में क्या होगा? तो भैया जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो दूसरी वाली को एलिमिनेट करवा देगी। जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है वो दूसरी वाली को एलिमिनेट करवा देगी। जिसके नंबर ज़्यादा है वो दूसरे वाले को आराम से हरा देगा। अब जब, ठीक है, ये बातें याद रखनी है क्योंकि यही बातें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी। लोटका वोल्टेरा मॉडल जो है वो तो सिर्फ कुछ इक्वेशन है, वो इक्वेशन और कुछ ग्राफ है, वो ग्राफ हमें देखने हैं। लेकिन वो ग्राफ समझने के लिए हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। वो बेसिक्स क्या हैं? वो बेसिक्स यही हैं। दो स्पीसीज हैं, वो एक साथ रहती हैं, उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। उन दोनों की कैरिंग कैपेसिटी अगर अलग है तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। उन दोनों की कैरिंग कैपेसिटी सेम है तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा जो पहले कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर लेता है। अब एक परिस्थिति और हम बात करें कि दो स्पीसीज रहती हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी मान लो कि दोनों की बराबर है, लेकिन उनमें से एक स्पीसीज में जो स्पीसी उस पर्टिकुलर स्पीसीज के इंडिविजुअल है, मतलब स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी बराबर है, लेकिन स्पीसीज 1 के
जो इंडिविजुअल्स हैं स्पीसीज 1 के, जो मेंबर्स हैं स्पीसीज 1 में, जो व्यक्ति हैं, उनमें आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपस में फूट पड़ जाए तो बाहर वाला जीत जाता है। जब आपस में फूट पड़ जाए तो बाहर वाला जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आपस में फूट पड़ी हुई है, जब लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों स्पीसीज़ में, इस तरह से मान लो कि दोनों स्पीसीज़ में आपस में लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, तो वो पहले आपसी लड़ाइयों को सलटाएंगे, आपसी लड़ाइयों का सुलझाएंगे, आपसी लड़ाइयों को ख़त्म करेंगे, या फिर अपने दुश्मन पर ध्यान देंगे। हैं? भाई दो देश हैं, वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। अब उनके देश के अंदर एक कलह हो जाए तो वो सबसे पहले अपनी आंतरिक कलह को शांत करेगा या बाहर वाले से लड़ाई करने की सोचेगा? भाई सबसे पहले तो आंतरिक कलह को शांत करेगा। आंतरिक कलह, इंग्लिश में बोल दो इसको, इंट्रा स्पेसिफिक शब्द काम में आएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे देशों से लड़ाई, दूसरी स्पीसीज से लड़ाई, इंटर स्पेसिफिक शब्द काम में आएगा यहाँ पर। यानी कि जहां पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा हो, किसी स्पीसीज में आपसी कलह ज़्यादा हो, वहां पर दूसरे को उसे हटाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपस में लड़ते रहेंगे। तो जब स्पीसीज 1 स्पीसीज 2 एक जगह पर रहते हैं और दोनों ही स्पीसीज में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से ज़्यादा हो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन से ज़्यादा हो, उस परिस्थिति में दोनों स्पीसीज एक जगह पर एक साथ रह सकती हैं, क्योंकि उनको मतलब ही नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो तो अपने आप में उलझे हुए हैं, तो वो आराम से वहां पर रह जाएंगे। बस यही है लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन। जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी चीज को अपन थोड़ा सा इक्वेशन के आधार पर देख लेते हैं कि इक्वेशन के आधार पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। आसान है, बहुत आसान है, अब तक आराम से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और इसको आगे चलकर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई चैनल को। ठीक है, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये दो इक्वेशन देख ली, एक बार वापस से इस पे बोर्ड पे देखना। ये इक्वेशन 1 यहाँ पर लिखी हुई है और एक इक्वेशन 2 यहाँ पर लिखी हुई है। ये दोनों स्पीसीज जो है ये किसकी है? लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन की। लोटका-वोल्टेरा मॉडल फॉर कंपटीशन के लिए ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है। लोटका-वोल्टेरा मॉडल फॉर कंपटीशन के लिए ये इक्वेशन हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बिल्कुल जो लॉजिस्टिक ग्रोथ था या सिग्मोइडल कर्व था, ठीक है, सिग्मोइडल कर्व जो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो जो लॉजिस्टिक ग्रोथ की इक्वेशन है, उसी इक्वेशन के आधार पर इसको बनाया हुआ है। dn/dt इक्वल्स टू rn k माइनस n अपॉन k। इसी इक्वेशन के आधार पर हमने इसको बनाया हुआ है। ठीक, तो ये दो इक्वेशन जो है, ये दो इक्वेशन अपन ने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, लोटका-वोल्टेरा इक्वेशन के आधार पर, लोटका-वोल्टेरा मॉडल के आधार पर दो इक्वेशन जो है वो हमारी ये बनाई जा सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन दोनों स्पीसीज का, क्योंकि ये दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही हैं, तो इन दोनों स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में ग्राफ अगर अपन प्रिपेयर करते हैं तो वो ग्राफ किस तरह का आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा ग्राफ अपन यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी एक स्पीसीज के लिए मान लो अपन चलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस पर मैंने स्पीसीज 1 के इंडिविजुअल्स को लिया है और वाई एक्सिस पर स्पीसीज 2 के इंडिविजुअल्स को लिया है। ग्राफ अपन पहले बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्पीसीज 1 के लिए। पहले अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्पीसीज 1 जो है, सिर्फ स्पीसीज 1 के लिए अपन पहले ग्राफ बना रहे हैं, स्पीसीज 1 के लिए। और स्पीसीज 1 का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन होगा, स्पीसीज 1 का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, K1। और स्पीसीज N1 जिस टाइम पर 0 होगी,
ठीक है, उस टाइम पर N2 जो है वो ज़्यादा होगी। जिस टाइम पर स्पीसीज N1 0 होगी उस टाइम पर स्पीसीज N2 कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। कितनी होगी उसके बारे में अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर अपन ने क्या लिया है, N1। एक्स एक्सिस पर अपन ने क्या लिया है, स्पीसीज 1 को हमने शो किया है एक्स एक्सिस पर, और स्पीसीज N2 को हमने शो किया है वाई एक्सिस पर। यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो इक्वेशन 1 के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इक्वेशन 1 के अंदर ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट पे अगर मैं जाता हूँ, इक्वेशन 1 का ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा इक्वेशन 1 का। अच्छा, अब इस इक्वेशन 1 के आधार पर अपन बात करें तो इस इक्वेशन 1 का ये जो हिस्सा जो मैंने यहाँ पर रेड किया है, इस वाले भाग में अगर बात करता हूँ तो इस वाले भाग को मैं बाहर निकालता हूँ। इस वाले भाग को अगर मैं बाहर निकालता हूँ इक्वेशन 1 का, तो ये क्या बैठेगा मेरा K1 माइनस N1 माइनस अल्फा N2, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ K1 माइनस N1 प्लस अल्फा N2। ठीक है, अब यहां पर एक बात सोचें कि जब पॉपुलेशन जो है कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच गई है, कैरिंग कैपेसिटी पर जब पहुंच गई है पॉपुलेशन, तो वहां पर dn अपॉन dt क्या है, 0। ठीक है, इस इक्वेशन के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो इस इक्वेशन के आधार पर अपन यहां पर पहुंचे, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो जब ये K1 जो है, यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि जब ये वाला पूरा टर्म है N1 प्लस अल्फा N2, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पूरा हिस्सा जब K1 के बराबर हो जाता है, जब ये पूरा हिस्सा K1 के बराबर हो जाता है, तो उस परिस्थिति में K1 माइनस K1 अगर मैं करूँगा तो क्या आएगा, 0, ZERO 0, शून्य आएगा। अच्छा, 0 अपॉन K1 अगर करता हूं तो क्या आएगा, 0, शून्य आएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब N1 प्लस अल्फा N2 K1 के बराबर होता है, उस परिस्थिति में dn अपॉन dt की जो वैल्यू है वो 0 आती है। यानी कि मैं यहाँ पर अगर बात करूँ, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अगर यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ कि जब K1 जो है वो बराबर होता है N1 प्लस अल्फा N2 के, तो उस परिस्थिति में dn अपॉन dt 0 आएगा। उस परिस्थिति में dn अपॉन dt 0 आएगा। ठीक है, dn अपॉन dt 0 आएगा। तो dn अपॉन dt 0 कब आएगा भाई, क्योंकि पॉपुलेशन जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है, तो क्या अब कैरिंग कैपेसिटी से और आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, वो तो कांस्टेंट हो गई है। और जब पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई है तो पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो तो 0 हो गया एक तरह से। भाई पॉपुलेशन जब तक बढ़ती जाती है तो ग्रोथ जो है वो वहाँ पर उसमें कुछ ना कुछ dn अपॉन dt जो है उसमें चेंजेस होते जाते हैं। लेकिन अगर वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुँच गई है तो dn अपॉन dt तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ, इस ग्राफ में अगर मैं बात करता हूँ, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये जो पॉइंट है जहाँ पर मैंने K1 लिखा है, यहाँ पर dn अपॉन dt क्या है, 0। और इसी K1 के बराबर जो y एक्सिस पर जो पार्ट या जो इंटरसेप्ट आ रहा है, y एक्सिस
को काटने वाला जो हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर भी dn/dt 0 होगी। यानी कि अगर मैं जो यहाँ पर ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इस इक्वेशन को मैं नंबर देता हूँ, मान लो 3 नंबर। ये जो 3 नंबर इक्वेशन मैंने लिखी है, इस 3 नंबर वाली इक्वेशन के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वो सभी परिस्थितियाँ जहाँ पर कि n1 की वैल्यू को मैं चेंज करूँ और n2 की वैल्यू को मैं चेंज करूँ, n1 और n2 को मैं चेंज करता जाऊँ, लेकिन जो पूरा का पूरा जो वैल्यू आए वो k1 के बराबर अगर मिले मुझे, n1 और n2 के वो सभी मान जहाँ पर जिनको इस इक्वेशन में पुट करने पर वैल्यू k1 के बराबर आए, उन सभी जगह पर dn/dt 0 होगा। उन सभी जगह पर dn/dt 0 होगा। तो हमने n1 की वैल्यू चेंज करते गए, n2 की वैल्यू हम चेंज करते गए और हम देखते गए कि n1 और n2 की वैल्यूज़ जो है उनको चेंज करने पर k1 के बराबर वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है, और उसको हमने इस ग्राफ पे जो है शो कर दिया। मान लो इस पॉइंट पर आ रही है, 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 इस पॉइंट पर आ रही है। तो इस तरह से n1 n2 के डिफरेंट जो वैल्यूज़ है वो हमने पुट किए ग्राफ में, और उस ग्राफ को जब हमने मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन कर्व हमें देखने को मिला। और इस स्ट्रेट लाइन कर्व पर अगर मैं देखता हूं तो इस स्ट्रेट लाइन कर्व पर जो भी बिंदु आ रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पर dn/dt की वैल्यू जो है वो 0 देखने को मिल रही है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वहां पर dn/dt की वैल्यू 0 देखने को मिल रही है। इस लाइन पर जो भी पॉइंट आ रहे हैं वहां पर dn/dt की वैल्यू 0 देखने को मिल रही है। आराम से मिल रही है। देख रहे हो तुम सब, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैं सिर्फ बताता जा रहा हूँ, अपने आप तुम सॉल्व कर रहे हो रहा है आराम से। लोटका वोल्टेरा मॉडल बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसको कठिन कहना ही उचित नहीं है। इसको कठिन कहना तो कठिन शब्द की जो शब्द है जो कठिन, उसका अपमान करना है इसको कठिन कहना तो। ठीक है, इतना सिंपल है और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है मेरे ख्याल से। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन और पक्का इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस 5 मिनट लगेंगे, देखते जाओ आराम से। ठीक है, अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी आराम से कि स्पीसीज 1 जो है वो स्पीसीज 1 के लिए जब हमने कर्व प्लॉट किया इक्वेशन 1 के आधार पर n1 और n2 को रेस्पेक्टिवली x और y एक्सिस पर लेते हुए, तो वो कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व देखने को मिला जिसका स्लोप नेगेटिव था, और इसका स्लोप जो है वो dn/dt को शो करता है। अच्छा, अब कई बच्चे ये पूछेंगे सर पॉजिटिव स्लोप क्या होता है? तो भैया जब तुम ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन कर्व दो तरह से हो सकते हैं। ये वाला जो कर्व है ये भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, और ये वाला जो कर्व है ये भी एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, लेकिन यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है और यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। ये थोड़ा सा मैथ की बातें हैं, इनमें ज़्यादा नहीं जाते अपन डेप्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये लेफ्ट वाले जैसा कर्व देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बेसिकली नेगेटिव स्लोप वाला कर्व हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्लोप जो है वो किसके बारे में बताता है, तो यहाँ पर ये स्लोप हमें dn/dt जो है उसके बारे में जानकारी दे रहा है। ये जो स्लोप है ये स्लोप हमें dn/dt के बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये स्लोप हमें dn/dt के बारे में जानकारी दे रहा है। अच्छा, अब हमें ये तो पता लग गया कि स्लोप में x एक्सिस पर सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू होगी हमारी k1, वो वैल्यू हमारी होगी k1। अच्छा, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ में देखना, ये जहाँ पर मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर n1 की वैल्यू क्या है, 0। इस पॉइंट पर n1 की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में जाता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 दिखाई दे रही है स्क्रीन पे।
इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में मैं जाता हूं और n1 की वैल्यू को मैं 0 पुट कर देता हूं। n1 की वैल्यू को 0 पुट करने पर क्या होगा, क्या आ रहा है इक्वेशन में, देख के बताओ फटाफट। k1 इक्वल्स टू अल्फा n2, यही देखने को मिल रहा है, k1 इक्वल्स टू अल्फा n2। क्या इसके आधार पर मैं n2 की वैल्यू निकाल सकता हूं कि n2 की वैल्यू क्या होगी जब n1 0 है? तो n2 की वैल्यू क्या होगी, ये अल्फा जो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब ये वहां जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो n2 इक्वल्स टू k1 अपॉन अल्फा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट है अपना, वापस से ग्राफ में आते हैं और ग्राफ में अपन यहाँ पर इस पॉइंट को लिख देते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर आएगा k1 अपॉन अल्फा। ठीक है, ये ग्राफ तुम्हें बनाना है। स्पीसीज 1 के लिए लोटका वोल्टेरा मॉडल के अकॉर्डिंग ग्राफ तुमसे पूछा जाए क्या है, तो ये वाला ग्राफ है। 5 मिनट लगेंगे, ये ग्राफ बना ले। स्पीसीज 1, ठीक है, स्पीसीज 1 लिखो और उस स्पीसीज 1 लिख के उसके नीचे ये ग्राफ जो है, इस ग्राफ को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, हमें क्या क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है लोटका वोल्टेरा मॉडल फॉर कंपटीशन। ठीक है, लोटका वोल्टेरा इक्वेशन फॉर स्पीसीज 1 एंड 2 वो लिखनी है, वो लिखी हुई है पीछे स्क्रीन पर, फॉर स्पीसीज 1 और उसको करके और उसके आगे लिख लो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर उसके नीचे फॉर स्पीसीज 2 और उसके नीचे लिख लो इक्वेशन 2। लिख लिया जाएगा आराम से। अब हम बात करते हैं कि सिर्फ जो स्पीसीज 1 है उसका अकेले का ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं। तो उस स्पीसीज 1 के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, उस स्पीसीज 1 के ग्राफ को बनाने के लिए, स्पीसीज 1 के ग्राफ को बनाने के लिए हमने क्या किया, स्पीसीज 1 के ग्राफ को बनाने के लिए हमने इक्वेशन 1 जो है, एक बार बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 में हमने जो k1 माइनस n1 प्लस अल्फा n2 ये जो टर्म लिखी हुई थी, इसको हमने निकाल के बाहर निकाल लिया और बाहर निकाल के हमने एक इक्वेशन बनाई और वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी, ये इक्वेशन नंबर 3, उसको हमने यहाँ पर डाल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे यहाँ पर। ठीक है, उसको हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन नंबर 3 करके हमने लिख दिया उसको यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर, ये रही हमारी इक्वेशन थी, तो अब नीचे तुम्हें क्या लिखना है, कर्व फॉर स्पीसीज 1 और स्पीसीज 1 करके और उसके नीचे पहले तो ये इक्वेशन लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके लिए अपन ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन अपन लिख लेते हैं। तो अपन ने स्पीसीज 1 जो है उसके बारे में अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो स्पीसीज 1 का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनना है, तो ये ग्राफ अपन बना लेते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पर इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अपन ने ग्राफ बनाया है। इक्वेशन 3 से हमने x एक्सिस इंटरसेप्ट और y एक्सिस इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट किया है। कैसे फाइंड आउट किया है, ये इक्वेशन 3 जो है, अच्छा यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है ये हमने पहले ही बात कर ली थी, ये कंपटीशन कोफिशिएंट है। अल्फा यहाँ पर शो कर रहा है स्पीसीज 1 की ग्रोथ पर स्पीसीज 2 के प्रभाव को, और बीटा यहाँ पर शो कर रहा है स्पीसीज 2 पर स्पीसीज 1 के प्रभाव को। अल्फा shows effect of species, alpha shows effects of species 2 on growth of species 1, beta shows effects of species 1 on growth of species 2। ये चीज यहां पर शो की गई है। ठीक है, तो इस इक्वेशन 3 के आधार पर हम यहाँ पर ये जो ग्राफ है
इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। मतलब हिंदी में बोलूं तो एक्स अक्ष पर कटान बिंदु और वाई अक्ष पर कटान बिंदु निकाला जा सकता है। कैसे? इस इक्वेशन को मैं देखता हूं। इस इक्वेशन के आधार पर, जो ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, इस इक्वेशन नंबर 3 के आधार पर अगर मैं देखता हूं तो इस इक्वेशन नंबर 3 में अगर n2 की वैल्यू 0 कर दी जाए तो n1 क्या आएगा? n2 की वैल्यू 0 कर दी जाए तो n1 आएगा k1, और वही हमने यहाँ पर इस ग्राफ में पुट किया है। तुम यहाँ पर ग्राफ में देख लो, इस जगह पर अगर मैं बात करता हूँ तो n2 की वैल्यू क्या है? 0, और जब n2 की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो आ रहा है उसको हमने क्या नाम दिया है? k1 हमने नाम दिया है। देखा तुमने खुद ने आराम से। अच्छा, अब इक्वेशन 3 में तुम खुद अपने आप करो। इक्वेशन 3 में n1 की वैल्यू जो है उसको 0 रख के n2 की वैल्यू निकालो। n1 अगर 0 होगा तो n2 क्या हो जाएगा? k1 अपॉन अल्फा, यही आ रहा है सबके। तो खुद देख लो, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है वो हमने क्या लिखा है? k1 अपॉन अल्फा, यही हमने लिखा है यहाँ पर y एक्सिस पर। ठीक है, y एक्सिस पर यहाँ पर जो हमने लिखा है कि ये कट कर रहा है, ये हमने यही लिखा है। y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है हमारा वो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी आधार पर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो स्पीसीज 1 के लिए अपन ने ग्राफ बना लिया इस तरह से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर स्पीसीज 2 के लिए अपने को ग्राफ बनाना हो तो सेम यही इक्वेशन काम आएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा वो अपन यहाँ पर शो करते हैं। जब यही इक्वेशन अपन स्पीसीज 1 के लिए बनाएंगे उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज अपन कर देंगे यहाँ पर। अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? k2 के बारे में बात करेंगे। पहले अपन k1 के बारे में बात कर रहे थे, अब अपन k2 के बारे में बात करेंगे। k2 इक्वल्स टू, फॉर्मूला बिल्कुल वही बना रहा हूँ, वहां पर n1 था, यहाँ पर n2 हो जाएगा, प्लस इक्वेशन 3 में हमने अल्फा लिखा था, यहाँ पर बीटा हो जाएगा। वहां हमने n2 लिखा था, यहाँ पर n1 हो जाएगा। और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी हमारी। ठीक है, इक्वेशन बनाई कहाँ से? ये इक्वेशन हमने यहां से बनाई है, ये वाला जो पार्ट है हमारा। ठीक है, यहां से हमने ये इक्वेशन बनाई है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहां से हमने इस इक्वेशन को बनाया है। ठीक है, अब इसके आधार पर वापस से अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ वही आएगा, नेगेटिव वाला जो स्लोप है वही यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसी तरह का। अब इसी ग्राफ में वापस से वही x एक्सिस पर अपन ने रखा n1, y एक्सिस पर अपन ने रखा n2। इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो जब n1 0 होती है, n1 जब 0 है उस परिस्थिति में n2 की वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन 4 को एक बार देखो स्क्रीन पे। इक्वेशन 4 में n1 जब 0 हो जाता है तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाता है? k2, यानी कि y एक्सिस पर इंटरसेप्ट जो है हमारा वो क्या आएगा? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? k2। y एक्सिस इंटरसेप्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पर? k2। अब इसी तरह से अगर उसी इक्वेशन नंबर 4 में अब हमें रखना है n2 इक्वल्स टू 0, तो n2 को जब मैं 0 रखता हूं तो k2 इक्वल्स टू बीटा n1 हो जाएगा, और n1 इक्वल्स टू k2 अपॉन बीटा। तो यहां पर इस एक्सिस पर आ जाएगा
K2 अपॉन बीटा, K2 अपॉन बीटा। तो ये वाला जो कर्व है अपना, जो ब्लैक वाला जो कर्व है, ये ब्लैक वाला कर्व है अपना बेसिकली स्पीसीज 2 के लिए। ये ब्लैक वाला जो कर्व है, ये कर्व है अपना स्पीसीज 2 के लिए। ये ब्लैक वाला कर्व किसके लिए है? स्पीसीज 2 के लिए ये कर्व अपन ने प्लॉट किया है। तो ये दोनों जो ग्राफ हैं, ये दोनों ग्राफ में अब मैं बात करता हूँ वापस से, इसको थोड़ा सा और शो करने का तरीका अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि नेट के एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं ग्राफ की एनालिसिस पर बेस्ड होगा। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं वापस से कह रहा हूँ, आराम से तसल्ली से देखो, कोई टेंशन नहीं है, समझते जाओ चीज़ों को। क्वेश्चन भी करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लोटका वोल्टेरा इक्वेशन पर, वो क्वेश्चन आराम से तसल्ली से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये ध्यान रखना, कई बार 2 क्वेश्चन भी आए हैं। तो वापस से आते हैं, पहले अपन आता है कर्व। अच्छा, लिखते जाना साथ साथ, वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने को लिखना है हेडिंग लोटका वोल्टेरा मॉडल फॉर कंपटीशन। 2 स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2। स्पीसीज 1 के लिए लॉजिस्टिक जो ग्रोथ कर्व इक्वेशन है वो क्या होगी? dn1 अपॉन dt इक्वल्स टू r1 k1, और फिर अपन लिख देंगे k1 माइनस, और फिर ब्रैकेट में डाल के लिखा है इक्वेशन के अंदर अपन ने कि यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है? k1 माइनस n1, ब्रैकेट में लिखा है n1 प्लस अल्फा n2। अल्फा और n2 ये शो कर रहे हैं कि स्पीसीज 1 की ग्रोथ पर स्पीसीज 2 का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और वो जो है वो यहाँ पर उस पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है। अल्फा कंपटीशन कोएफिशिएंट है, ये शो करता है स्पीसीज 2 का स्पीसीज 1 पर प्रभाव के लिए कंपटीशन कोएफिशिएंट है अल्फा। इसी तरह से स्पीसीज 2 की ग्रोथ के लिए दूसरी इक्वेशन है, सेम ऐसे रहेगा, बस यहाँ पर क्या होगा? dn2 अपॉन dt हो जाएगा, r1 की जगह r2, k1 की जगह k2, अल्फा की जगह बीटा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन लिख ली। ये दोनों इक्वेशन लिखने के बाद हमें कर्व प्लॉट करना है सिर्फ स्पीसीज 1 के लिए। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो स्पीसीज 1 के लिए है। n1 और n2 के बारे में हमने ग्राफ बनाया, ये हमने इक्वेशन 3 के आधार पर बनाया। इक्वेशन 3 हमने कहाँ से निकाली? इक्वेशन 1 जो है वहां से हमने निकाली है इक्वेशन 3, क्योंकि उसी इक्वेशन में हमने लिखा है कि भाई dn अपॉन dt जो है वो 0 होता है। कब होता है dn अपॉन dt 0? जब कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन पहुंच जाती है, यानी कि जब k1 माइनस k1, ये इक्वेशन 1 पे मैं जाता हूँ, ठीक है। जब k1 माइनस n1 प्लस अल्फा n2 जब k1 के बराबर होता है, तो उस परिस्थिति में dn1 अपॉन dt जो है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब पॉपुलेशन k1 पर पहुंच जाएगी, यानी कि ये वाला पार्ट अपन बात करें कि जब पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि वो k1 तक पहुंच जाएगी, तो d1 अपॉन dt 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने यही किया कि यहाँ पर पॉपुलेशन k1 पर पहुंच गई, तो इस k1 पर पॉपुलेशन जब पहुंच गई तो जो कर्व है उसका स्लोप क्या है? dn अपॉन dt, ये क्या है? 0। अब हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को बाहर निकाल के इक्वेशन 3 बना ली। इसमें n1 और n2 की वैल्यू को अपन चेंज करते गए और एक ग्राफ प्लॉट किया। तो वो ग्राफ जो है वो ग्राफ एक हमें नेगेटिव स्लोप वाली लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। वो ग्राफ हमें एक नेगेटिव स्लोप वाली लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी तरह से स्पीसीज 2 के लिए ग्राफ बना लिया और इक्वेशन हमने बना ली इक्वेशन 4। अब इन दोनों ग्राफ को रीड कैसे करना है उस पर अपन आते हैं। तो यहाँ पर अब स्पीसीज 1 का जो अगर मैं ग्राफ देखता हूँ, तो स्पीसीज 1 जो है उसके पॉपुलेशन कहाँ लिखी हुई है? एक्स एक्सिस पर लिखी हुई है। उसकी पॉपुलेशन एक्स एक्सिस पर लिखी हुई है। मतलब अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूँ, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाता हूँ, तो स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है,
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाएगी, और जब पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी की तरफ जाएगी तो ग्रोथ रेट वहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि ये जो लाइन हमने यहाँ पर बनाई हुई है, ये जो लाइन हमने यहाँ पर बनाई हुई है इस ग्राफ की लाइन पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस लाइन पर सभी पॉइंट्स पर dn/dt की जो वैल्यू है वो वैल्यू ज़ीरो है। dn/dt की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। और इस लाइन को एक नाम दिया गया है, इसको बेसिकली ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कहा जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है? ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कर्व हैं बेसिकली ये सारे। ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कहा जाता है इनको, ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। इसी तरह से स्पीसीज 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो लाइन है ये क्या है? dn/dt इक्वल्स टू 0। ये स्पीसीज 2 के लिए है। अब स्पीसीज 1 वाले ग्राफ में अपन बात करें तो स्पीसीज 1 वाले ग्राफ में जो ये लाइन है, ये लाइन बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी को शो कर रही है। इस लाइन से नीचे कैरिंग कैपेसिटी से कम है, मतलब इस लाइन से नीचे dn/dt जो है, इस लाइन से नीचे अगर मैं बात करता हूँ, इस लाइन से नीचे अगर मैं बात करता हूँ इस वाले जगह पर, ठीक है, इस लाइन से नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो इस लाइन से नीचे यानी कि यहाँ पर dn/dt जो है वो dn/dt 0 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी से नीचे है यहाँ पर पॉपुलेशन। अच्छा, इस लाइन से ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर dn/dt जो है वो 0 से dn/dt जो है वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब पॉपुलेशन नेगेटिव में है। यहाँ पर नेगेटिव में मतलब कि जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ेगी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस आइसोक्लाइन के नीचे, तो जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा पॉपुलेशन पॉजिटिव से 0 की तरफ बढ़ेगी, और इस लाइन पर जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी? 0। dn/dt जो है इस लाइन से नीचे की तरफ अगर बात करें तो पॉजिटिव है, इस लाइन से ऊपर अगर है तो वो नेगेटिव है। यानी कि dn/dt या जो ग्रोथ रेट है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ नेगेटिव में है, इस लाइन से नीचे की तरफ पॉजिटिव में है, क्योंकि ये लाइन कैरिंग कैपेसिटी वाली लाइन है। और कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर अगर ग्रोथ होने, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या होगा? ग्रोथ नेगेटिव होती है, वापस से पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। अगर कैरिंग कैपेसिटी से कम हो जाए पॉपुलेशन तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगी और पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है एरो लगाकर। अब हम बात करें दूसरा वाला कर्व, जो ब्लैक वाला कर्व है हमारा राइट साइड में, उस कर्व के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पर जो कर्व है वो है स्पीसीज N2 के लिए। तो जैसे जैसे N2 बढ़ेगा वो इस लाइन की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे इस लाइन की तरफ जाएगा वैसे वैसे वो 0 ग्रोथ आइसोक्लाइन की तरफ पहुंचेगा। और अगर पॉपुलेशन नीचे की तरफ खिसकती है तो भी वो 0 ग्रोथ आइसोक्लाइन की तरफ पहुंचती है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लागू होंगे कि यहाँ पर ये जो 0 ग्रोथ आइसोक्लाइन वाली जो लाइन है, इस लाइन पर अगर मैं बात करता हूँ तो पॉपुलेशन ग्रोथ 0 है, dn/dt 0 है। इस लाइन से ऊपर अगर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, यानी कि 0 से कम। इस लाइन से नीचे अगर बात करता हूँ तो ग्रोथ यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी कि dn/dt इज ग्रेटर देन 0। ये हमने दोनों स्पीसीज का अलग अलग ग्राफ बनाया है।
तो सिर्फ ये ग्राफ जो है वो हमें बनाने हैं, और इस ग्राफ के साथ साथ हमें ये लिखना है कि अंदर की तरफ तो हमें लिखना है डी एन, लेफ्ट वाले ग्राफ में dn1/dt इज ग्रेटर देन 0, और इस लाइन के ऊपर की तरफ हमें लिखना है dn/d, इस लाइन पर हमें लिखना है dn/dt इज 0, इस लाइन से बाहर की तरफ dn1/dt इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। सेम यही हमें राइट वाले ग्राफ या स्पीसीज 2 वाले ग्राफ के लिए भी लिखनी है। तो ये स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का इंडिविजुअल ग्राफ हमने बनाया है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इस स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 का ग्राफ जो है वो एक साथ बनाएं तो ग्राफ कैसा आएगा। तो अब यहाँ पर ग्राफ दो तरह के बन सकते हैं, इसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ पर कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन बात करें कि ये जो स्पीसीज 1 है उसके लिए अपन बात करें, ठीक है, स्पीसीज 1 और 2 दोनों के लिए अपन ग्राफ बना रहे हैं एक साथ, ठीक है, स्पीसीज 1 और 2 दोनों के लिए एक साथ अपन ग्राफ बना रहे हैं, और क्वेश्चन क्या आएंगे वो अपन साथ साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो अलग कलर काम में ले लेते हैं, ये दो ग्राफ अपन ने बनाए, ठीक है। एक ग्राफ को मैं नाम देता हूं ए और दूसरे ग्राफ को मैं नाम देता हूं बी। एक ग्राफ को नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया बी। अब यहां पर दो ग्राफ बन सकते हैं, दो कंडीशन है यहां पर, कंडीशन क्या है उसको देखना। फॉर एग्जाम्पल केस 1, और केस 1 जो है वो कहता है कि कैरिंग कैपेसिटी जो है स्पीसीज ए के लिए वो ज़्यादा है कैरिंग कैपेसिटी फॉर स्पीसीज बी, या फिर इस तरह से ले लो इसको, दो स्पीसीज दी हुई है, स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2, एक केस तो ये है और दूसरा केस ये है। केस 1 कहता है कि स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीसीज 2 की कम है। केस 2 कहता है स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी कम है और स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। दोनों ही कंडीशन में तुम्हें ग्राफ बनाने हैं, तो तुम कैसे बनाओगे। पहले हम बात करते हैं केस 1। केस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो केस 1 कहता है कि स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पीसीज 2 की कम। तो सबसे पहले तो तुम्हें ग्राफ बताना पड़ेगा कि ए ग्राफ किसका है और बी ग्राफ किसका है। तो यहाँ पर जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसका ग्राफ बाहर की तरफ होगा। कैसे होगा तुम खुद देख लो कि ये हमने यहाँ पर तो लिखा वही N1, यहाँ पर हमने लिखा N2, ठीक है, ये ग्राफ की लाइन अपन ने यहाँ पर बना दी। अब जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसका ग्राफ बाहर आएगा। तो यहाँ पर स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट K1 को शो करेगा, ये वाला पार्ट K1 को शो करेगा। जिसकी कैरिंग कैपेसिटी कम है वो दूसरा वाला हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट जो है ये K2 को शो करेगा। क्योंकि जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसका ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा। तो केस 1 में अगर बात करूं तो केस 1 में ग्राफ क्या आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। स्पीसीज 1 का ग्राफ ऊपर, स्पीसीज 2 का ग्राफ नीचे। और ग्राफ में लिखने क्या क्या है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, क्योंकि कई बार ग्राफ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, K1/अल्फा, क्योंकि स्पीसीज 1 का ग्राफ है K1/अल्फा। इसी तरह से स्पीसीज बी वाले ग्राफ में अपन बात करें तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ग्राफ में बी वाला, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
K2 अपॉन बीटा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो अभी हमने ग्राफ बना के देखा था पीछे वाले ग्राफ में। ये देखो यहाँ पर अपन ने ये लिखा ना K1 स्पीसीज 1 वाले ग्राफ में यही पॉइंट आ रहा था, एक्स एक्सिस पर K1, वाई एक्सिस पर K1 अपॉन अल्फा। स्पीसीज बी वाले ग्राफ में यही आ रहा था कि वाई एक्सिस पर K2 और एक्स एक्सिस पर K2 अपॉन बीटा। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है, बस हमने क्या किया, दोनों का ग्राफ एक साथ बना दिया है। और दोनों का ग्राफ जब एक साथ बनाया है उस परिस्थिति में सवाल ये है कि ग्राफ ऊपर किसका आएगा। तो ग्राफ ऊपर उसका आएगा जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उसका ग्राफ ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब केस 1 के लिए ये ग्राफ तुम्हें बनाना है कॉपी में, ये तुम बना लो आराम से। केस 2 के लिए ग्राफ क्या आएगा, केस 2 के लिए ग्राफ तुम अपने आप बना सकते हो। अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है कि ए जो ग्राफ है, ग्राफ ए तो किसके लिए हो जाएगा, स्पीसीज 2 के लिए, और ग्राफ बी किसके लिए हो जाएगा, स्पीसीज 1 के लिए। यानी कि K2 अपॉन अल्फा, K2 अपॉन बीटा जो है, थोड़ा सा इसको पैरामीटर चेंज कर देते हैं, पूरे पूरे लोगों में बना देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे। ग्राफ अपन ने खींचा, यहाँ पर अपन ने वापस से वही 2 लाइन खींची। अब यहाँ पर नीचे वाला ग्राफ किसका होगा, K1 का, क्योंकि K1 कम है K2 ज़्यादा है केस 2 में। तो इसका मतलब K1 तो यहाँ पर आएगा, और ये अगर K1 है तो y एक्सिस पर ये क्या हो जाएगा, K1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा। दूसरा वाला ग्राफ किसका है, दूसरा वाला ग्राफ K2 वाला यानी कि स्पीसीज बी का। तो ये स्पीसीज बी का ग्राफ ऊपर आएगा क्योंकि इसका K2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K2, और ये अगर K2 है तो दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, K2 अपॉन बीटा, K2 अपॉन बीटा, ये ग्राफ आ जाएगा इसका आराम से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो है ए वाला, ये तो किसके लिए हो जाएगा, ऊपर अपन बात करें तो यहाँ पर ये वाला जो ग्राफ है केस 1 के अंदर, केस 1 के अंदर ऊपर वाला ग्राफ किसका है, स्पीसीज 1 का, और नीचे वाला ग्राफ किसका है, स्पीसीज 2 का। इसी तरह से केस 2 में अगर अपन बात करें तो केस 2 में ऊपर वाला ग्राफ किसका है, स्पीसीज 2 का, और नीचे वाला ग्राफ किसका है, स्पीसीज 1 का। अब यहाँ पर एरो कैसे शो करोगे भाई, केस 1 जो है वहां पर K1 ज़्यादा है स्पीसीज 1 का, इसका मतलब वो अपने नंबर्स ज़्यादा बढ़ा लेगी, और जो अपने नंबर ज़्यादा बढ़ा लेगा वो दूसरी स्पीसीज को एलिमिनेट करेगा। यानी कि इस ग्राफ में इक्विलिब्रियम, यानी कि एंड में जो इक्विलिब्रियम आएगा वो किसकी तरफ होगा, स्पीसीज 1 की तरफ होगा। वो इक्विलिब्रियम किसकी तरफ होगा, स्पीसीज 1 की तरफ होगा। तो वो इक्विलिब्रियम को अपन कैसे शो करेंगे, उसको अपन एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं कि यहाँ पर अपन उसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं। यहाँ पर अपन इस तरह से एरो लगाकर उसको शो करेंगे। ये K1 की तरफ जो है वो ग्राफ इक्विलिब्रियम में जाएगा, और ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर स्पीसीज 1 की पॉपुलेशन हो जाएगी। इसी तरह से ग्राफ 2 वाला जो है उसमें कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है स्पीसीज 2 की। इसका मतलब वहाँ पर फाइनल जो एग्जिस्टेंस रहेगा वो किसका रहेगा, स्पीसीज 2 का रहेगा। वो स्पीसीज 1 को एलिमिनेट कर सकती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ग्राफ का इक्विलिब्रियम जो है वो किधर की तरफ शो करेंगे अपन, स्पीसीज 2 की तरफ जाता हुआ दिखाया जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ बनाए जाएंगे। इनको बोलते हैं जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन कर्व्स। हमने पहले देखा स्पीसीज 1 का अकेले कैसे बनेगा, स्पीसीज 2 का अकेले कैसे बनेगा। फिर हमने बात की है स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों का अगर साथ में ग्राफ बनाया जाए
तो कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा ये पता कैसे चलेगा? कैरिंग कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा है उसका ऊपर आएगा, कैरिंग कैपेसिटी जिसकी कम है उसका नीचे आएगा। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, अगर कैरिंग कैपेसिटी बराबर हो दोनों की तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा उसको अपन फिर से देख लेते हैं। तो उस कंडीशन में अब हम मान लो केस थर्ड लेते हैं कि यहाँ पर अपन फिर से एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ वापस से लेंगे अपन कि वही N1 और N2 जो है उसको अपन लेते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर वही चीज़ अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये N1, ये N2, N1 और N2 के लिए अपन यहाँ पर कर्व बना रहे हैं। और यहाँ पर K1 एक मिनट ग्राफ को अपन इस तरह शो करते हैं कि यहाँ पर मान लो इस तरह से ये ग्राफ एक दूसरे को कट करेंगे। ये इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है, यहाँ पर अपन बात करते हैं ये K2 है, मान लो ये K1 है स्पीसीज 1 के लिए। अब यहाँ पर ग्राफ कहीं पर भी जा सकता है क्योंकि K1 और K2 बराबर है, बाकी सारे पॉइंट वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये स्पीसीज 1 वाले के लिए बात करूँ तो यहाँ पर जो है भाई K2 वाले कर्व जो था उस K2 वाले कर्व में ये वाला पॉइंट क्या था? ये वाला पॉइंट था K2 अपॉन ये वाला पॉइंट क्या था? K2 अपॉन बीटा था। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? K1 अपॉन अल्फा। इसको अपन यहाँ पर इस कर्व में शो कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा K1 अपॉन अल्फा, K1 अपॉन अल्फा। तो अब इस परिस्थिति में क्या होगा? क्योंकि K1 और K2 दोनों के बराबर है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन पहले अपने K1 तक पहुँच जाएगी। फॉर एग्जांपल स्पीसीज 1 के बारे में बात करते हैं तो स्पीसीज 1 का ग्राफ कौन सा है? स्पीसीज 1 का जो ग्राफ है बेसिकली वो ठीक है, स्पीसीज 1 का जो ग्राफ है, स्पीसीज 1 का ग्राफ कौन सा है? ये वाला, ये स्पीसीज 1 का ग्राफ है। तो स्पीसीज 1 वाले ग्राफ में तुम एक चीज देखो कि ये अगर K1 तक पहुंच जाती है, ये अगर K1 तक पहुंच जाती है तो उस परिस्थिति में N2 जो है स्पीसीज 2 वो कहां तक पहुंच पाती है? K1 अपॉन अल्फा, यानी कि अपनी कैरिंग कैपेसिटी से नीचे रह जाती है। इसका मतलब अगर स्पीसीज 1 अपनी कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई तो स्पीसीज 2 की ग्रोथ को वो रोक देगी, उसको एलिमिनेट कर देगी। अब वहीं अपन दूसरी तरफ देखते हैं। वहीं अब तुम इस ग्राफ को यहाँ पर देखो कि अगर स्पीसीज 2 अपने K2 यानी कि कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई तो वो स्पीसीज 1 को कहाँ पर रोक देगी? वो इस जगह पर स्पीसीज 1 को रोक देगी। इसका मतलब वो स्पीसीज 1 को कैरिंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचने देगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब कंपटीशन हो, अनस्टेबल हो, पॉपुलेशन जो है वो अनस्टेबल है कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग सेम है, उस परिस्थिति में क्या होगा? जो पहले अपने नंबर बढ़ा लेगा, जो बेटर यूज कर लेगा रिसोर्सेज का, वो जो है दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। कोई भी स्पीसीज यहाँ पर एलिमिनेट हो सकती है, स्पीसीज 1 भी एलिमिनेट हो सकती है, स्पीसीज 2 भी एलिमिनेट हो सकती है। यहाँ पर फिक्स हम
नहीं कह सकते कि स्पीसीज 1 ही एलिमिनेट होगी या स्पीसीज 2 ही एलिमिनेट होगी। जबकि K1 और K2 में जब डिफरेंस था उस दौरान तो हमने ये बात कह दी थी कि जिसका K1 ज़्यादा है वो एलिमिनेट हो जाएगी। और अगर फिर भी हमें मान लो पता नहीं चल रहा है कि K1 K2 वगैरह किसका ज़्यादा है कम है, तो उस परिस्थिति में अपन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 हैं, इनके आधार पर अपन K1 और N1 अल्फा N2 जो है उसको कंपेयर करके और निकाल सकते हैं आराम से कि कौन सी पॉपुलेशन जो है वो सरवाइव करेगी एंड तक। ठीक है, वापस से अपन आते हैं यहाँ पर। अब अपन वापस से यहाँ पर आते हैं कि अब जब कैरिंग कैपेसिटी बराबर थी तो कोई भी ग्रो कर सकती है। हम फाइनली ये नहीं कह सकते कि स्पीसीज 1 एलिमिनेट होगी या स्पीसीज 2 एलिमिनेट होगी। जो भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंच जाएगी वो दूसरे को एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक और कर्व अपन बनाते हैं, एक तरीके से इसको और शो किया जा सकता है। फोर्थ केस अपन देखते हैं कि जब अल्फा या बीटा, हमने बात भी की थी कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, कंपटीशन कोएफिशिएंट है। अल्फा या बीटा की वैल्यू अगर 1 से अधिक होती है तो वो शो करती है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को, और उस परिस्थिति में जो स्पीसीज ज़्यादा अपने डोमिनेंस हो जाएगी वो दूसरी को एलिमिनेट कर देगी। दूसरा कंडीशन, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 0 से कम है, अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 0 से अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर 1 से कम है, उस परिस्थिति में क्या होगा, अगर 1 से ज़्यादा है तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा। ये नियम है, ये नियम ध्यान रखना, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कंपटीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये क्या शो करता है। कंपटीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, लॉटका वोल्टेरा इक्वेशन में, तो ये क्या शो करता है। तो कंपटीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये इस बात को शो करता है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है दो स्पीसीज में। दूसरा प्रश्न, कंपटीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये किस बात को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉटका वोल्टेरा इक्वेशन, दो स्पीसीज में अगर हम बात करें कंपटीशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कम है अगर 1 से, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन को शो करता है। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब घर की लड़ाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होंगे उस परिस्थिति में ग्राफ कैसे बनेंगे। तो जब इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होंगे उस परिस्थिति में ग्राफ जो है वो कैसे बनेंगे उसको अपन शो करते हैं। तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है तो एक वही वापस से वही ग्राफ बना रहा हूँ मैं, एक स्पीसीज 1 के लिए, एक स्पीसीज 2 के लिए, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ग्राफ बिल्कुल वैसे ही बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर अब परिस्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा है, मतलब K1 और K2 जो है वो तो आएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर K1 और K2 जो है वो तो आएंगे नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ अब जैसे ग्राफ अपन बात करें, ये वाला K1 वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में दूसरा पॉइंट क्या होगा, K1 अपॉन अल्फा। K2 वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में दूसरा पॉइंट क्या होगा, K2 अपॉन बीटा। इस ग्राफ में दूसरा पॉइंट क्या होगा, K2 अपॉन बीटा। ठीक है, अब यहां पर जो है ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस परिस्थिति में K1 जो है, K1 जो है, K1 इज लेस देन K2 अपॉन बीटा। देखने को मिल रहा है आराम से, K1 इज लेस देन K2 अपॉन बीटा। या फिर मैं कह सकता हूँ K2 इज लेस देन K1 अपॉन अल्फा।
तो जब ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन में इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन ज़्यादा होता है और को एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 इस परिस्थिति में को एग्जिस्टेंस शो करेगी। ये है केस 4, ये अपना केस 4, ठीक है, ये केस 4 है अपना। इसमें को एग्जिस्टेंस हेडिंग डाल के ये वाला ग्राफ बनाना है। ये केस 3 है, यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन है और कोई भी एक एलिमिनेट हो सकती है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक बातें। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये बेसिक्स जो हैं ये पहले हमें अच्छे से याद करने हैं, इनको लिखना है तरीके से, स्टेप बाय स्टेप इनको लिखना है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहें, ठीक है। हो सकता है इन थोड़े ही दिनों में कोई ना कोई एक यूनिट जो है नेट के एग्जाम से रिलेटेड, बहुत ही अच्छी यूनिट कंप्लीट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो शेयर करते रहना ताकि तुम्हारे दोस्तों को भी जो है फायदा मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं।